जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी, एज़ आई सेड कि मैं आपके साथ एमजीटी 301 की एमसीक्यूज़ के पार्ट 1, पार्ट 2 शेयर करने के बाद आपके साथ सब्जेक्टिव भी शेयर करूँगी। तो मैंने उसकी भी फ़ाइल बना ली है, तो मैंने सोचा इसको जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आप लास्ट 2 वीडियोज़ देख आए हैं और थर्ड देखने आए हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट भी आपको इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह ताला मुझे मज़ीद अच्छा काम करने की तौफ़ीक दें और आप सबको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की तौफ़ीक दें। आमीन। तो चलें जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ मार्केटिंग? Marketing is a process by which companies create value for customers and build strong customer relationships in order to capture value in return. ओके हो गया जी। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन मार्केटिंग? मार्केटिंग में कौन-कौन सी टर्म्स इम्पोर्टेंट है? अच्छा, ये मैंने आपके कंप्लीट जो 5 थीम्स हैं उनका समझ लें एक किस्म का निचोड़ निकाल लिया। मुझे जिस तरह से लगा, जो-जो क्वेश्चन अच्छे लगेंगे इस तरह से बनने चाहिए, तो उसी तरह से मैंने बना लिए हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो ही आपने ये आंसर देना है। आप इसमें से एक क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चंस भी निकाल सकते हो, ठीक है? मेबी आपको किसी और नोयत का क्वेश्चन आए लेकिन उसका आंसर यही बन रहा हो, तो आपने यहाँ से थोड़ा-सा ना अपने माइंड को हाज़िर करके बैठना है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन मार्केटिंग? द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन मार्केटिंग आर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स, ठीक है? 3 हमारे पास टर्म्स होती हैं, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। Needs are a state of felt deprivation. Wants are the form that needs take as shaped by culture and individual personality. And demands are wants backed by buying power. ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि नीड्स क्या होती हैं। नीड्स होती हैं स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन। वांट्स जो होती हैं वो होती हैं फॉर्म दैट नीड्स टेक बाय शेप्ड बाय द कल्चर, ठीक है। और जो डिमांड्स होती हैं वो होती हैं वांट्स बैक बाय बाइंग पावर, ठीक है। तो ये आपके 3 कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा ये भी पता चल गया कि मार्केटिंग की टर्म्स कौन-कौन सी हैं, वो हैं 3, और वो उसमें आता है नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। तो होपफुली अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके बैठेंगे कि आप इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू अपना पूरा जो है थीम्स सारी क्लियर कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलें जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the marketing mix? The marketing mix is a combination of tools, product, price, place and promotion. इसको हम 4 P's भी कहते हैं। Used by marketers to deliver value to customers. ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन द मेकिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल आर हाईली अफोर्डेबल, ठीक है। while the marketing concept focuses on understanding customer needs and delivering superior value compared to competitors, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू? Customer lifetime value refers to the value of the entire stream of purchases that a customer would make over their lifetime of promotion, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नीड्स इन मार्केटिंग? नीड्स आर स्टेट्स ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन दैट मार्केटर्स एम टू फुलफिल, ठीक है। अगर अकेली आपको नीड की डेफिनेशन आ जाती है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अगर ओनली ऑन 3 टर्म्स के साथ आती है तो आप उसको लिख सकते हो जस्ट नीड्स आर स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन, ओके हो गया। उसके बाद है हमारे पास, व्हाट इज द मार्केटिंग मिक्स? तो मार्केटिंग मिक्स हमारे पास 4 होते हैं और वो होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। उसके बाद है हमारे पास, what is customer satisfaction? Customer satisfaction is the extent to which perceived performance matches a buyer's expectations. ओके हो गया। उसके बाद है हमारे पास, व्हाट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू? तो ये हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, इसको फिर भी एक दफा देख लेते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ऑल परचेजेस अ कस्टमर वुड मेक ओवर देयर प्रमोशन। उसके बाद हमारे पास है, व्हाट इज पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होती है? पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वर्किंग क्लोजली विद पार्टनर्स टू ब्रिंग ग्रेटर वैल्यू टू कस्टमर, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है, व्हाट इज कस्टमर परसीव्ड वैल्यू? कस्टमर परसीव्ड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल परसीव्ड बेनिफिट्स एंड कस्टमर कास्ट, ठीक है। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको कर लेते हो, इसमें से आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और अगर लॉन्ग भी आ जाता है तो आपको अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना कि कस्टमर परसीव वैल्यू होती क्या है, ठीक है, तो आप उसको भी वहां पे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ओके हो गया जी। तो कस्टमर परसीव वैल्यू जो होती है वो डिफरेंस होता है बिटवीन टोटल परसीव बेनिफिट में और कस्टमर कास्ट में, ठीक हो गया। व्हाट इज द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट?
The societal marketing concept considered customer wants, company requirements, and long-term societal interest in making marketing decisions. ओके हो गया। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द माइक्रो इन्वॉल्वमेंट इन मार्केटिंग। द माइक्रो इन्वॉल्वमेंट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज, कंपटीटर्स, कस्टमर्स एंड पब्लिक्स। ठीक है, माइक्रो इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, खुद ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होती है, उसके सप्लायर्स भी होते हैं, इंटरमीडिएटरीज भी होती हैं, यानी ये वो लोग होते हैं जो इनके आपस में यानी कि सप्लाई एंड बाय कर रहे होते हैं चीज। ठीक है, और कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स एंड देन फिर पब्लिक्स। ओके हो गया। उसके बाद है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ कंपनी टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद इट्स सप्लायर्स। किसी भी कंपनी को अपने सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है। सप्लायर्स प्रोवाइड एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड द क्वालिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट द कंपनीज एबिलिटी टू सर्व कस्टमर्स। ठीक है, तो वो आपके कस्टमर को सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसलिए उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो आपके कस्टमर्स को सर्व करें, तो इसलिए आपको उनके साथ अच्छा बिहेव रखना पड़ता है। व्हाट रोल डू मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज प्ले इन द वैल्यू डिलीवरी सिस्टम। Marketing intermediaries promote, sell, and distribute a company's product to the end users, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कस्टमर। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो लोग होते हैं जो कंपनी से चीजें लेते हैं, ठीक है, उसको प्रमोट भी करते हैं और लोगों के आगे पब्लिक में जाके उसको सेल भी करते हैं, जैसे होलसेलर वगैरह होते हैं इस तरह से। तो ये एक ब्रिज होता है कंपनी और पब्लिक के दरमियान, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स के दरमियान ये एक ब्रिज का रोल प्ले करता है। ओके हो गया, और फिर आपको ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद है हाउ डू कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंस अ कंपनीज प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। The presence of competitors can lead to price competition as companies strive to gain a larger market share by offering lower prices। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं who are the most important actors in the micro environment। Customers are the most important actors in the micro environment as all marketing activities revolve around meeting their needs and preferences। तो जाहिर है कस्टमर हमारी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, क्योंकि हम उसकी ही एक्सपेक्टेशंस और नीड्स को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्ट को जो है अच्छे से प्रोड्यूस भी करते हैं और उसकी क्वालिटी को भी अच्छे से उसके मुताबिक, उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया पब्लिक्स इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। Media publics such as print media and social media have the power to shape public perception of a company and its activities. The next question is how can government publics influence a company's operations. Government public regulate businesses and ensure compliances with safety standards and regulations affecting how companies operate। अच्छा जी, तो इसमें उसने कहा है कि गवर्नमेंट पब्लिक किस तरह से जो है ना अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है किसी भी कंपनी पे। तो जाहिर है अगर कोई कंपनी अच्छे तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही या उसकी वजह से सोसाइटी में कोई गलत असरात मरतब हो रहे हैं, तो उस पर उनको एक्शन लेना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। ओके हो गया। उसके साथ मतलब कि सोसाइटी को भी सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बाद है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द demographic environment in the marketing। Demographics such as age, race, and location provide insights into customer needs and preferences, helping marketers tailor their strategies accordingly। उसके बाद है why is the technological environment important for businesses। Technological advancements can create new products and services, and companies that fail to adopt relevant technological risk becoming obsolete। अच्छा जी, क्या होता है obsolete? अच्छा जी, क्या होता है, जो लोग होते हैं ना कि टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलते या फिर माहौल के साथ खुद को चेंज नहीं करते या अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का तरीका कार नहीं चेंज करते, तो ऑब्वियसली वो जो होती हैं कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज नहीं चल सकती। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास हाउ डज द कल्चरल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बिजनेस डिसीजन। कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर एंड रिक्वायर बिजनेसेस टू कंसीडर कल्चर बैरियर्स व्हेन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। ओके हो गया। उसके बाद है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड कैपेबिलिटीज विद द चेंजिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट टू अचीव अ स्ट्रेटेजिक फिट। तो क्या कहता है
कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और कैपेबिलिटीज को क्या किया जाता है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के साथ चेंज करके एक ऐसा फिट बनाया जाता है जिसमें कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद है व्हाट इज इन्वायरमेंटल एनालिसिस इन मार्केटिंग। इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ एक्टर्स, फैक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड द मार्केट दैट अफेक्ट मार्केटिंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली, हेल्पिंग आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं और उसको क्यों करना जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वो किसी भी हमारी कंपनी पे या ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारी इफेक्ट्स रखता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। कभी कभी मतलब हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन कभी कभी हमारे लिए चैलेंजेस क्रिएट कर देता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंटरनल एनालिसिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल एनालिसिस हमें क्यों करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इंटरनल एनालिसिस इन्वॉल्व स्टडिंग द एक्टर्स, फैक्टर्स एंड फोर्सेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस व्हिच कैन गाइड डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अच्छा कहता है जो इंटरनल यानी कि कंपनी के अंदर का जो एनालिसिस होता है ना वो भी हमें करना चाहिए। वो किस वजह से करना चाहिए, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनी की वीकनेसेस कौन सी हैं और इसकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, और अब हमें इसको नेक्स्ट जो वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ्स में किस तरह से चेंज करना है, और हमें अपनी नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो किस तरह से करनी है। तो इसमें जो चीज हमें हेल्प देती है वो होता है इंटरनल एनालिसिस। उसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ वीएन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वीएन का क्या रोल होता है, वीएन प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी वीएन होता है वो आपको एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन दे देता है। ठीक है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, कोई भी वीएन हो जब आप उसको सेट कर लेते हो तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास विजन होता है कि अच्छा हमने ये चीज अचीव करनी है, हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव करनी है, हमने कस्टमर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अचीव करना है, या फिर हमने कस्टमर जो क्वालिटी कंटेंट है उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो उसके बाद कहता है डिफाइनिंग व्हाट इट एम्स टू बिकम इन द फ्यूचर एंड गाइडिंग डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। ठीक है। वही चीज के वो कहता है कि हमने फ्यूचर के में क्या करना है, किस तरह से हमने चलना है, ये सारा डिसीजन मेकिंग होती है इसमें वीएन में, और इसके साथ ही एक्शंस भी हम लेते हैं। उसके बाद है जी हाउ डज मार्केट सेगमेंटेशन कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव मार्केटिंग। मार्केट सेगमेंटेशन इन्वॉल्व डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स विद सिमिलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होती है कि ऐसे ग्रुप्स जिसमें ऐसी होती है डिवीजन होती है जिसमें डिफरेंट ग्रुप होते हैं लेकिन उनकी नीड्स सेम होती हैं। ठीक हो गया। This allows companies to develop separate products or marketing mixes to effectively target and serve each segment. अब just like जैसे सेगमेंट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे चिल्ड्रन का सेगमेंट हो जाए, ठीक है, मेंस का, वुमेन्स का, तो उसमें क्या होता है कि जो वुमेन्स होती हैं उनको जाहिर है कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए होती हैं जिस लाइक कॉस्मेटिक वगैरह। ठीक है। और जो बच्चे होते हैं उनको बेबी केयर प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, और वो वुमेन्स या जो मेंस हैं वो यूज नहीं कर सकते। तो इसी तरह सेगमेंटेशन में क्या होता है कि अलग अलग हिस्सों में अपने ऑडियंस को डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उनके प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, और इस तरह से तैयार किया जाता है कि ताकि हर एक सेगमेंट में आप उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो। ओके हो गया। उसके बाद है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट पोजीशनिंग इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो मार्केटिंग पोजीशनिंग में क्या चीज शामिल होती है, मार्केटिंग पोजीशनिंग इन्वॉल्व्स अरेंजिंग अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स रिलेटिव टू कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा कहता है कि इसमें ये होता है कि आप किसी भी डिफरेंट मतलब प्लेस पे जो है कस्टमर्स के माइंड को उनके टारगेट बनाते हैं, उनके माइंड्स को। ठीक है। उनकी क्या डिजायर्स हैं इस चीज को देखते हो। ठीक है। और फिर आप उनको उसके रिलेटिव जो है प्रोडक्ट वो देते हो। इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट एंड इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परसेप्शन। तो ये आपको किस चीज में डिफरेंशिएट करने में मदद देता है, प्रोडक्ट में और कंज्यूमर का जो परसेप्शन होता है उसमें। ठीक है ना। जो आपका प्रोजेक्ट कह रही हूँ, जो आपका प्रोडक्ट है और जो उसके ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर क्या चाह रहा होता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इन दोनों में फर्क करने में। ठीक है, हेल्प करता है। उसके बाद है what are the elements of the marketing mix। the marketing mix consists of four elements known as 4 P's। ठीक है। product place product price place and promotion। these elements are controllable tactical tools used by firms to achieve desired responses from the target market।
ठीक है, कहते हैं ये ऐसे टैक्टिक्स हैं, टूल्स हैं कि जो आपको अपनी ऑडियंस से या अपनी मार्केट से, जो टारगेटेड मार्केट होती है, उससे आपके जो डिजायर्ड आप चाह रहे होते हैं कि अच्छा ये फलां चीज है तो इस तरह से ये प्रोडक्ट है तो इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, ये फलां जगह पे लॉन्च होनी चाहिए और इसकी प्रमोशन इस तरह से करनी है। ये सारी चीजें आपको अचीव करने में ये मदद देता है। ठीक है, अगर आप इन चीजों को पहले से डिस्कस कर लो, पहले से अच्छे से इनको, इनके रोल जो भी हैं वो प्ले कर लो, तो फिर आपको अपनी मर्जी के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास जी, व्हाट इज द रोल ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। ठीक है, तो कहता है कि उनका क्या रोल होता है कस्टमर्स का ही। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कस्टमर क्या रोल प्ले करते हैं कि हम कस्टमर्स के साथ ही अपना अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकें। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कस्टमर्स इंफॉर्मेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स। ठीक है ना, तो कस्टमर के साथ अगर अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो फिर नेक्स्ट जब भी कोई प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे तो उसमें अगर आप ट्रायल देते हो किसी को तो कस्टमर आपको बताएगा कि भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जाहिर है जिस तरह से वो ब्लैक, क्या उसको कहते हैं, वाइट वाइट बॉक्स टेस्टिंग, अगर आपको पता हो सॉफ्टवेयर उसमें होती है प्रोजेक्ट्स में, तो उस तरह से बता रहे कि अगर आप फिर अगर कस्टमर्स के साथ कुछ ऐसे कस्टमर्स हों जिनके साथ आपका बहुत क्लोज रिलेशन बन जाए, ठीक है, तो जब फिर न्यू आपने कोई प्रोडक्ट लाना है तो उसमें से आप उन्हें कहो कि अच्छा इस प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए, वो भी आपको रेकमेंड करते हैं। और दूसरा फिर अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट होता है तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है अलाउइंग देम टू डेवलप पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज एंड बिल्ड लास्टिंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कस्टमर इनसाइट्स। ठीक है ना, इनसाइट्स पे यानी कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, अगर इस बेस पे उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाया जाए तो फिर आपका उनके साथ लंबे अरसे तक रिलेशन बना रहेगा। How does big data contribute to the marketing information system? Big data provide marketers with a wealth of information about the demographic and needs of their targeted customers, enabling them to create more effective marketing campaigns and strategies. ठीक है, बिग डेटा से क्या होता है कि हमें अपने जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड्स का पता चलता है और फिर इसके अकॉर्डिंग फिर हम उनकी नीड्स को ही यूज करते हुए एक अच्छी कंपेन चलाते हैं ताकि उस कंपेन से वो इम्प्रेस हो जाएं, क्योंकि उनको तो जरूरत है। तो हम जब उनको नीड्स को जानते होंगे अच्छे से तो हम उसी अकॉर्डिंग अपनी कंपेन चलाएंगे ताकि वो अट्रैक्ट हों। ओके, हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डाटा यूज्ड इन मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग। द टू टाइप्स ऑफ डाटा यूज्ड इन मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग आर इंटरनल डाटा which is collected from the organization's marketing activities and external data obtained through marketing intelligence and research from the marketing environment। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि कौन सी दो टाइप्स हैं जिसके थ्रू आप डाटा इकट्ठा करते हो, ठीक है ना, रिसर्च करते हो या डिसीजन मेकिंग के लिए इकट्ठा करते हो, तो वो दो है, एक इंटरनल डाटा होता है और एक एक्सटर्नल डाटा होता है। इंटरनल डाटा आप कैसे कलेक्ट करते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग की एक्टिविटीज से कलेक्ट करते हो, और जो एक्सटर्नल होता है वो आप मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड रिसर्च से इकट्ठा करते हो जो कि इन्वायरमेंट की जाती है। तो अगर आपको याद हो तो हमने मार्केटिंग इंटेलिजेंस वाले एमसीक्यूज भी लास्ट टाइम पढ़े थे, तो आपने अगर काइंडली वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें, मे बी उससे आपका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आपको एमसीक्यूज आएंगे तो। उसके बाद है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस maximize profits, increase sales, understand the reasons for declining sales, and assess customer feedback before launching new products। ठीक है, कहते हैं कि मार्केटिंग जो रिसर्च होती है वो हमें क्या क्या फायदे दे सकती है, उससे हमें पता चल जाता है, उससे हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, सेल्स हमारी बढ़ सकती हैं, और हम ये भी समझ सकते हैं कि अच्छा हमारा कोई सेल कम हुई है तो वो किस वजह से हुई है। ठीक है, और इससे इसके अलावा जो है कस्टमर की फीडबैक भी मिलती है इससे पहले कि हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। उसके बाद है व्हाट आर द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। कौन कौन से 4 स्टेप हैं जो जब आप मार्केटिंग रिसर्च करते हो तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। द 4 स्टेप, पहली बात तो ये कि वो स्टेप 4 होते हैं। ठीक है, द 4 स्टेप्स इन द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस आर प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो स्टेप नंबर 1 है वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। देन नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है वो है रिसर्च प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड है हमारे पास डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, एंड फोर्थ है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आया था, अगर आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुझे याद है।
तो ये हमने वहां पे भी पढ़ा था कि जब आप आपका जो लास्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है, उसमें क्या होता है, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ट्रू था वहां पे, लेकिन आपके पास एज यूजुअल मैंने बताया था कि चार ही ऑप्शन होंगे, ठीक है, उनमें से चूज करना है। उसके बाद कहते हैं हाउ इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज्ड इन मार्केटिंग। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड व्हेन ना प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब की जाती है, कि जब आपको प्रॉब्लम का ना पता हो, and it helps investigate and hypothesize potential solutions or outcomes। तो ये आपको किस में मदद देती है कि आपने पोटेंशियल सोल्यूशन देखने हैं, रिजल्ट्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉफी फ्लेवर्स ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सेल्स। अच्छा, ये कॉफी का एग्जांपल थी, तो उसी में से जो है ना इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है कि अगर एक मैनेजर है तो वो चाह रहा है, उसकी कॉफी शॉप है तो वो चाह रहा है कि वो अपने कस्टमर्स को ना इंक्रीज करे। तो किस तरह से करे, अगर वो कॉफी के फ्लेवर्स में इजाफा कर दे, मतलब ये 2 फ्लेवर दे रहा है फिर 4 देने लग जाए, तो इस तरह से अगर उसके कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू वो कौन सी रिसर्च यूज करेगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर द डिफरेंस रिसर्च टेक्निक्स यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। डिफरेंट रिसर्च, सॉरी, व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च था, मैं डिफरेंस पढ़ रही थी। अच्छा, डिफरेंट रिसर्च टेक्निक्स फॉर ऑल कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इंक्लूड ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ठीक है, ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद है एथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। उसके बाद है सर्वे रिसर्च, ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये सारी रिसर्चेज से हम क्या करते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद है व्हाट आर सम कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी कंज्यूमर्स। पाकिस्तानी कल्चर इज करेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन towards religion, hospitality, passion, expressiveness, collectivism and a focus on family, ठीक है। ये पाकिस्तान का क्या उसको कहते हैं, कंज्यूमर्स का कल्चर है। हाउ कैन subcultures affect consumer behavior? Subcultures, which are small cultures within a larger culture, can influence consumer behavior by shaping shared value systems based on common life experience, ठीक है। मार्केटर्स कैन डिजाइन प्रोडक्ट टू कैटर टू स्पेसिफिक सब कल्चर्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर स्पेसिफिक सब कल्चर के लिए ही प्रोडक्ट को डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद है what are the three major social classes identified by social scientists? The three major social classes identified are the upper class, including upper and lower uppers, ठीक है, upper uppers and lower uppers, the middle class including upper middles and lower middles, and the lower class including upper lowers and lower lowers, ठीक है। How can reference groups influence consumer buying decisions? Reference groups to which individuals may or may not belong can influence consumer buying decisions by serving as a source of inspiration, comparison, and aspiration. Marketers can create pressure through reference groups to influence consumer attitudes. What is the significance of Maslow's hierarchy of needs in consumer motivation? Maslow's hierarchy of needs suggests that individuals have different levels of needs, ranging from psychological to self actualization. Marketers can tap into these needs to motivate consumers to purchase products that fulfill their specific needs as a एट अ गिवन लेवल, ठीक है। मैस्लोस थ्योरी को भी आप जो है ना बुक से पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। उसके बाद है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन द बाइंग प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज क्या होती है, द फर्स्ट स्टेज इन द बाइंग प्रोसेस इज नीड रिकॉग्निशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आपको अपनी जरूरत को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, वेयर द बायर आइडेंटिफाइज अ नीड और प्रॉब्लम, ठीक है। ये वो वाली स्टेज होती है जहाँ पे किसी बायर को अपनी नीड या अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कंज्यूमर ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन सर्च स्टेज। तो कंज्यूमर कहाँ से लेते हैं इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन सर्च स्टेज के? Consumers can gather information from personal sources, family, friends, colleagues, commercial sources, media, advertisement, people, public sources, mass media, internet search, and experiential sources examining, handling, and using the product. Okay, वो क्या चाहिए? What is alternative evaluation in the consumer buying process?
Alternative evaluation refers to how consumers assess and compare different products to choose the final one for purchase. Alternative का मतलब होता है मतलब कि एक के मुतबादिल में दूसरा, तो इसमें किस तरह से कंज्यूमर डिसाइड करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कैसे उन्होंने एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरे को चूज करना है, कौन सा उनका फाइनल होगा. इट इन्वॉल्व्स यूजिंग पर्सनल क्राइटेरिया to evaluate brands based on individual preferences and the specific buying situation. ठीक है, इसमें उनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस ऐड हो जाती हैं कुछ ब्रांड्स की बेस पे. ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है कि उनकी सिचुएशन क्या है बाय करने की. ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप सो. जितने भी क्वेश्चन, ओके, 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट. what are the stages in the adoption process for new products? ठीक है, sorry, that stage in the adoption process for new products are awareness, interest, evaluation, trial and adoption. अच्छा, कल हमने ना एमसीक्यूज भी एक पढ़ा था कि पहले ट्रायल होता है या अडॉप्शन होती है, तो पहले ट्रायल होता है फिर उसके बाद अडॉप्शन आती है. ठीक है ना, तो क्या कहता है कि फॉर अ न्यू प्रोडक्ट आर अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन. कंज्यूमर्स गो थ्रू these stages starting from becoming aware of the new product to making full and regular use of it. Okay. Now, the last question is, how does the characteristics of relative advantage influence the rate of adoption for new products? The characteristics of relative advantage influences the rate of adoption for new products by affecting consumers' perception of superiority कंपेयर टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी किसी कंज्यूमर को न्यू प्रोडक्ट यूज करना होता है, एग्जिस्टिंग के मुकाबले में देखते हैं कि नेक्स्ट जो ज्यादा सुपीरियर है वो उसी को चूज करे. ठीक है, इफ कंज्यूमर्स बिलीव द न्यू प्रोडक्ट ऑफर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स और इम्प्रूवमेंट्स, दे आर मोर लाइकली टू अडॉप्ट इट क्विकली. ठीक है, तो अगर उसका ख्याल ये बन जाए, उसको ये बिलीव हो कि जो पुराने वाला था उससे ज्यादा नए वाला ज्यादा बेनिफिशियल है, तो फिर उसको अडॉप्ट करने में देर नहीं लगाता. सो जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे. बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग. आपको अल्लाह ताला कामयाब करें. तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई तो काटिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.